हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का इकोनॉमिक्स और ये है न्यू सिलेबस की सैम्पल पेपर सॉल्विंग सीरीज। और दोस्तों, इस सैम्पल पेपर सॉल्विंग सीरीज के अंदर हम पिछले कुछ लेक्चर्स से डिस्टिंग्विश बिटवीन को अलग अलग पास पेपर्स से सॉल्व कर रहे हैं। पिछले लेक्चर के अंदर भी हमने एक सैम्पल पेपर में से 5 इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश किए थे। आज भी एक और इम्पॉर्टेंट सैम्पल पेपर में से हम डिस्टिंग्विश बिटवीन करने वाले हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन इकोनॉमिक्स के पेपर में 6 मार्क के लिए पूछे जाते हैं, 2 मार्क का एक होता है, 5 में से 3 लिखने होते हैं। और इसीलिए ये 6 मार्क्स पूरे के पूरे हासिल करने के लिए कम से कम 5 से 6 पेपर्स में से आप डिस्टिंग्विश कीजिए, ताकि आपको अंदाजा आए कि आपको लिखना कितना है डिस्टिंग्विश बिटवीन में। आपको अंदाजा आ जाए कि यार कितना लिखने पे कितना मार्क्स मिलेगा। बेसिकली 2 मार्क का डिस्टिंग्विश है, ये OCSP की तरह ज्यादा नहीं है। So for distinguish between, you need to understand that 3 to 4 points are more than enough. 3 से 4 पॉइंट ही लिखने का, उससे ज्यादा लिखने का नहीं। तो 2 मार्क आसानी से मिल सकते हैं और प्रोबेबिलिटी 2 मार्क मिलने की बढ़ जाती है। इकोनॉमिक्स के अंदर डिस्टिंग्विश ये देखा गया है कि कई पास पेपर्स के अंदर दैट माइक्रो इकोनॉमिक्स वाला जो पार्ट है, यानी फर्स्ट 6 चैप्टर्स में से 2 से 3 डिस्टिंग्विश आते ही हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो 7th to 10th चैप्टर वाला पार्ट है, उसमें से भी 2 से 3 डिस्टिंग्विश आते हैं। बेसिकली 5 डिस्टिंग्विश आने वाले हैं। तो 3 माइक्रो के आएंगे, 2 मैक्रो के आ सकते हैं। अगर कभी 3 मैक्रो का आया तो 2 माइक्रो का आएगा। इस तरह से रेशियो अक्सर पास पेपर में देखा गया है। पास पेपर इसीलिए सॉल्व करना जरूरी है ताकि यू गेट अ फेयर आइडिया कि कौन से चैप्टर में से कैसे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। बिफोर वी स्टार्ट, मैं आपको बता दूं कि सैंपल पेपर सॉल्व करने के लिए आपके लिए ये बुक बहुत अच्छी रहेगी। ओसवाल सैंपल पेपर्स की ये बुक जो है, ये पर्सनली मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। इसको बाय करने का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, और इसको बाय करने के लिए आप मेरा कोड भी यूज कर सकते हैं। कोड है JR10, जो आपको 10% का डिस्काउंट दे सकता है। ये बुक खास इसलिए क्योंकि ये एग्जाम ओरिएंटेड बुक है, बेस्ड ऑन बोर्ड्स न्यू टेक्स्ट बुक। तो जो भी नया सिलेबस है वो इसमें कवर किया गया है। महाराष्ट्र बोर्ड के 2 पास पेपर्स इसमें है, साथ ही साथ मॉडरेटर्स और एग्जामिनर्स द्वारा क्यूरेट किए गए 3 सैंपल पेपर्स भी इसमें है। तो ये अगर बुक आप बाय करना चाहते हैं तो जरूर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर क्लिक कीजिए और वहां से आप ये बुक बाय कर सकते हैं। चलिए फटाफट से डिस्टिंग्विश पर नजर डालते हैं। 5 डिस्टिंग्विश है आज के हमारे सामने। मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, पब्लिक फाइनेंस, प्राइवेट फाइनेंस, रिलेटिवली इलास्टिक एंड रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड, और इसके साथ साथ डिजायर एंड डिमांड। तो वंस अगेन मेरा सवाल आपसे यही है, आप भी खुद से ये सवाल पूछिए कि यार माइक्रो से कितने हैं, मैक्रो से कितने क्वेश्चन। तो अगर आप ध्यान से 5 क्वेश्चंस को रीड करेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि यार मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, ये अपने को पीछे वाले पार्ट का दिख रहा है, यानी ये अपने मैक्रो वाला हिस्सा है। डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट भी मैक्रो वाला ही है। पब्लिक फाइनेंस, प्राइवेट फाइनेंस भी मैक्रो वाला है। यहाँ पर रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक माइक्रो में से है। डिजायर एंड डिमांड भी माइक्रो में से। तो बेसिकली ये एक ऐसा सैंपल पेपर है जो थोड़ा सा टफ भी साउंड कर रहा है, क्योंकि मैक्रो वाला पार्ट अक्सर हम लोग प्रिपेयर ज्यादा करते नहीं है, लेकिन करना चाहिए ताकि आप ऐसा पेपर भी सॉल्व कर पाए अच्छे से। 3 यूनिक डिस्टिंग्विश हैं और 2 कॉमन डिस्टिंग्विश यहां पर दिखाई दे रहे हैं। अपने को बोर्ड एग्जाम में कितना लिखना है प्रगतीश? 3 लिखना है। एक कितने मार्क्स का? 2 मार्क्स का। टोटल कितना मार्क्स? 6 मार्क्स, 2 ईच। तो 6 मार्क के लिए चलिए एक एक करके हर डिस्टिंग्विश पे नजर डालते हैं। सबसे पहला दोस्तों अपने सामने आ रहा है डिस्टिंग्विश बिटवीन मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली दिस इज। मनी मार्केट शॉर्ट टर्म फंड्स, कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म फंड्स। मनी मार्केट शॉर्ट टर्म फंड्स, कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म फंड्स। मनी मार्केट शॉर्ट टर्म, मनी मार्केट शॉर्ट टर्म, मनी मार्केट, और कैपिटल मार्केट। तो चलिए फटाफट से एक एक करके इसको देखते हैं। टोटल मैंने यहां पर आपके लिए पॉइंट्स रखे। हालांकि आप जो है जब भी आंसर लिखें पॉइंट वाइज ही लिखें। मैंने यहाँ पे 5-6 पॉइंट जॉट डाउन करके रखे। एनी 4 आर इनफ। अगर आप एकदम एक्यूरेट लिख रहे हैं, एकदम परफेक्ट लिख रहे हैं तो 3 भी चलेगा। बहुत सारे टीचर्स ऐसा भी बोलते हैं कि 2 ही पॉइंट लिखो, लेकिन मेरा एडवाइस ये है कि 3 to 4 पॉइंट्स लिखना ही है 2 मार्क के लिए। अगर पूरा 2 मार्क्स चाहिए तो मिनिमम 3 पॉइंट्स तो लिखना ही है। ओके,
क्या है यहाँ पे पहला पॉइंट? अ सेगमेंट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट वेयर लेंडिंग एंड बोरिंग ऑफ शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज आर डन। शॉर्ट टर्म के लिए मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट की बात करें तो अ सेक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट वेयर लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज आर इशूड एंड ट्रेड। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या एवरीवन? इजी लग रहा है? पहले हमेशा मीनिंग से शुरुआत करने का, और मीनिंग क्या बोलता है? मनी मार्केट शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज के लिए और कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज के लिए। अब एग्जांपल दिया है उसने कि ट्रेडिंग कौन से सिक्योरिटीज की होती है? खुशबू, कौन से सिक्योरिटीज है मनी मार्केट में? ट्रेजरी बिल्स है, सरकार की तिजोरी के बिल, कमर्शियल पेपर्स हैं बैंकों के, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, ट्रेड क्रेडिट है यानी बिजनेस में जो क्रेडिट होता है उससे बिल्स, इनवॉइसेस। इसके अलावा शेयर्स, डिबेंचर्स, ये आता है कैपिटल मार्केट के अंदर। बॉन्ड्स, रिटेन्ड अर्निंग, असेट सिक्योरिटाइजेशन एक्सेट्रा, ये सारे एग्जांपल्स हैं ऑफ सिक्योरिटीज विच आर ट्रेडेड। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया कि मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट ये फाइनेंशियल सिस्टम का इंपॉर्टेंट हिस्सा है, लेकिन यहां पर पैसे का लेन देन नहीं हो रहा है। पैसे के जैसे इंस्ट्रूमेंट्स का लेन देन हो रहा है। ये वो इंस्ट्रूमेंट्स है जो मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में शेयर होते हैं। अंडरस्टूड? दूसरा पॉइंट समझा, एग्जांपल्स है सिर्फ। तीसरा, इनफॉर्मल इन नेचर, फॉर्मल इन नेचर, इनफॉर्मल इन नेचर, फॉर्मल इन नेचर। अब ये इनफॉर्मल फॉर्मल क्यों है एग्जैक्टली? तो कैपिटल मार्केट के अंदर सभी का ट्रेड करना ये एक फॉर्मल स्ट्रक्चर से होता है, और यहां पर जो है मनी मार्केट के अंदर डीमटेरियलाइजेशन, डीमैट अकाउंटिंग, गवर्नमेंट के, आरबीआई के ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होने की वजह से भी ये इनफॉर्मल बन जाता है। तो दिस इज मोर फॉर्मल बिकॉज देयर इज अ वेरी मिनिमल चांस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ओवर हियर। लेकिन यहाँ पे हमने देखा है डाइकोटॉमस है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर भी है, और इसीलिए इनफॉर्मल बन जाता है। मनी मार्केट हैज लो रिस्क, शॉर्ट टर्म है ना, तो इसकी मैच्योरिटी इंस्ट्रूमेंट्स की 1 साल के अंदर ही हो जाती है, तो इसका रिस्क लो है, इसका रिस्क लो है, इसका रिस्क लो है। और यहां पे कैपिटल मार्केट हैज मोर रिस्क कंपेयर्ड टू द मनी मार्केट। ये ज्यादा रिस्की है। क्यों ज्यादा रिस्की है कैपिटल मार्केट? क्योंकि ये लॉन्ग टर्म है ना यार, इसका मैच्योरिटी ड्यूरेशन लंबा है, सो कैपिटल मार्केट ये लॉन्ग टर्म होने की वजह से ज्यादा रिस्की है। नेक्स्ट, ROI इज यूजुअली लो। ROI मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो यहां पर जो पैसा लगा है वो शॉर्ट टर्म के लिए लगा है, तो इसका रिटर्न कितना रहेगा? लो ही रहेगा। और यहां पे लंबे समय के लिए, लॉन्ग टर्म्स के लिए आपने इन्वेस्ट किया है, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज कंपैरेटिवली हाई। मनी मार्केट्स आर हाईली लिक्विड, यानी मॉनिटरी इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो क्विकली लिक्विड है, फटाफट एक्सचेंज हो सकता है पैसे के बदले में। हाईली लिक्विड क्योंकि शॉर्ट टर्म का ही है, क्विकली सेल और बाय कर सकते हैं। कैपिटल मार्केट आर कंपैरेटिवली लेस लिक्विड। यहां पे भी लिक्विडिटी है लेकिन कंपैरेटिवली लेस लिक्विड है, कंपैरेटिवली लेस लिक्विड। ये पहला डिस्टिंग्विश समझ रहे हैं क्या? मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट एंड एकदम सोफिस्टिकेटेड वे में इसको रीड करने का, लिख के कम से कम 4 पॉइंट प्रैक्टिस करने का। कोई भी 4 पॉइंट आपको आने चाहिए। पहला पॉइंट हमेशा मीनिंग ही रहेगा, हमेशा पहला पॉइंट मीनिंग ही रहेगा। ओके, डन 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 डन। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला डिस्टिंग्विश है डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट। हमने एक आंसर पढ़ा था दोस्तों कमर्शियल बैंक्स का। कमर्शियल बैंक का फंक्शन था एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। बैंक का काम ये ना, एक हाथ दे एक हाथ ले, एक हाथ ले एक हाथ दे, यही काम है। बैंक अपने से डिपॉजिट लेती है और लोन्स देती है। तो ये डिपॉजिट में जो टाइप थे 2, वो टाइप्स का डिस्टिंग्विश पूछा गया है। पहला टाइप है डिमांड डिपॉजिट और दूसरा टाइप है टाइम डिपॉजिट। तो क्या खास है इसके अंदर? तो दोस्तों डिमांड डिपॉजिट्स आर विड्रॉएबल ऑन डिमांड। मीनिंग है उसका, पहला पॉइंट हमेशा मीनिंग रहेगा। तो डिमांड डिपॉजिट का मीनिंग क्या है? विड्रॉएबल ऑन डिमांड। जब चाहिए, जब मांगता है तभी मैं विड्रॉ कर सकूं, उसी को बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। कि मैं कभी भी चाहूं तब एटीएम में जाके पैसा निकाल सकूं क्योंकि मैंने डिपॉजिट किया, मेरे को चाहिए। दैट इज डिमांड डिपॉजिट। कौन सा डिपॉजिट? डिमांड। विड्रॉएबल ऑन डिमांड, विड्रॉएबल ऑन।
दूसरी तरफ आता है टाइम डिपॉजिट। याद क्या रखने का, ये सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए है। मेरे पास 1 लाख रुपया था, मैंने बैंक में जाके जमा किया और बैंक को मैंने बोला 5 साल के लिए रखो, 5 साल के बाद मेरे को 1 लाख भी देना और इंटरेस्ट भी देना। सो दैट इज फॉर 5 years। अब 5 years के बीच में वो मेरे को मिलेगा नहीं, और मिलेगा भी तो उसमें से कट के मिलेगा। कॉन्सेप्ट समझ रहा है? तो देयर आर सर्टेन थिंग्स जो आपको याद रखनी है। डिमांड डिपॉजिट में विड्रॉएबल ऑन डिमांड है, और टाइम डिपॉजिट में आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। याद रहेगा? मीनिंग समझ रहा है सबको? विड्रॉएबल ऑन डिमांड, यहाँ पे सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। विड्रॉएबल ऑन डिमांड, सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। विड्रॉएबल डिमांड एंड सर्टेन। नेक्स्ट, they are in the form of current account and saving account, current account and saving account, current account and अरे करंट अकाउंट एंड अरे करंट अकाउंट में याद रखो डिमांड के अंदर 2 है, करंट और सेविंग। टाइम के अंदर 2 है, रिकरिंग और फिक्स्ड। रिकरिंग और फिक्स्ड, रिकरिंग और इधर भी 2, इधर भी 2, यहां पे भी 2 टाइप, यहां पे भी 2 टाइप। डिमांड के अंदर 2 टाइप कौन से है? करंट और सेविंग, करंट और सेविंग, करंट और टाइम के अंदर 2 कौन से है? रिकरिंग और फिक्स्ड डिपॉजिट। 3 पॉइंट तो इधर इजीली याद हो रहे, फटाफट से दोनों पॉइंट याद हो रहे इजीली। तीसरे पॉइंट पे आते हैं, इंटरेस्ट इज ओनली पेड ऑन सेविंग अकाउंट डिपॉजिट, नो इंटरेस्ट इज पेड ऑन करंट अकाउंट। मतलब ये 2 टाइप्स है ना, करंट और सेविंग, तो उसमें से इंटरेस्ट किस पे मिलता है? सेविंग वाले को मिलता है, करंट वाले को। और यहां पे अगर हम देखें, द इंटरेस्ट रेट ऑन टाइम डिपॉजिट इज मोर देन द इंटरेस्ट रेट ऑन डिमांड डिपॉजिट। जितना सेविंग वाले को ब्याज मिलेगा उससे ज्यादा ब्याज मिलने वाला है टाइम डिपॉजिट को, क्योंकि वो अपना पैसा 5 साल के लिए बैंक को दे रहा है ना। तो इंटरेस्ट किसको ज्यादा मिलता है? टाइम डिपॉजिट वाले को। सेविंग वाले को कंपेरेटिवली कम मिलता है। इजी पॉइंट है। इंटरेस्ट रेट इज लो, इंटरेस्ट रेट इज हाई, interest rate is low, interest rate is high. Next, it can be operated continuously for many years. सेविंग अकाउंट चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है, जब तक आप प्रॉपरली रेगुलरली ट्रांजैक्शन कर रहे हो वो हमेशा चालू रहेगा। लेकिन फिक्स डिपॉजिट अकाउंट का कैसा है? डिपेंड्स। 5 साल आपने रखा, फिर 5 साल के बाद हो सकता है आपको कुछ काम हो, आपने निकाल लिया पैसा, फिर आपको रखना है तो आपकी मर्जी है आगे। तो ये हमेशा के लिए नहीं है। इट कैन बी ऑपरेटेड ओनली टिल द टाइम ऑफ इट्स मेच्योरिटी। एक बार वो 5 साल का पीरियड खत्म हुआ, देन बैंक विल आस्क यू वेदर यू वांट टू कंटिन्यू और विड्रॉ। समझे? ये पॉइंट समझ में आ रहे हैं? एकदम देखो, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बोर्ड एग्जाम में डिस्टिंग्विश आता है। अगर आपको कमर्शियल बैंक वाला आंसर आता होगा तो ये डिस्टिंग्विश लिखना कोई बड़ी बात नहीं। अलग से कई बार क्वेश्चंस इसलिए पढ़ने पड़ते हैं क्योंकि अपन ने मेन कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़े होते। अगर आप कमर्शियल बैंक वाला आंसर ही पूरा पढ़ लोगे ना तो ये तो चटनी है, ये आराम से लिख लोगे। पॉइंट बना के लोग लिखते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, बिंदास लिखते हैं, कोई ऐसा रट्टा मार के करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। ओसीएम के अंदर हेड पॉइंट रहता है तो बैट करना पड़ जाता है, लेकिन यहाँ पे तो आप मेक श्योर कर सकते हो कि यार मेरा कॉन्सेप्ट ये, इसके हिसाब से मैं लिखूं। कोई हेड पॉइंट भी नहीं लिखना होता है इकोनॉमिक्स। ओके, दूसरा डिस्टिंग्विश क्लियर है। पहला कौन सा किया अपन ने? मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। दूसरा डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अपना अगला डिस्टिंग्विश है फिर एक बार मैक्रो से, पब्लिक फाइनेंस एंड प्राइवेट फाइनेंस। ये अपने टेक्स्ट बुक में भी है, अपने टेक्स्ट बुक के अंदर भी दिया हुआ है। अगर वहां से भी पढ़ोगे तो ठीक है, यहाँ पर अपने ओसवाल की बुक से भी कुछ हमने प्रिंट्स लिए हैं, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा दोस्तों। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कोड है JR10, आप वहां से इसे बाय कर सकते हैं। बहुत काम की बुक है, बोर्ड एग्जाम के कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, और इट विल हेल्प यू इन राइटिंग, इट विल हेल्प यू इन प्रैक्टिसिंग, और इसके जरिए आपका काम बहुत आसान हो सकता है एंड यू कैन स्कोर बेटर। दोस्तों, पब्लिक फाइनेंस इज कंसर्न्ड विद द रेवेन्यू, इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर, बोरोइंग्स एक्सेट्रा ऑफ द इकोनॉमी और गवर्नमेंट। ये लास्ट जो वर्ड्स बोला ना, यही पब्लिक फाइनेंस का मीनिंग है। पब्लिक मतलब गवर्नमेंट, पब्लिक मतलब गवर्नमेंट, पब्लिक मतलब, तो ये फाइनेंस, इनकम, रेवेन्यू, फलाना ढिमकाना किसका है? गवर्नमेंट का है। किसका है? किसका है? अरे किसका है? अरे किसका है?
पब्लिक फाइनेंस बोले तो किसका? गवर्नमेंट का। पब्लिक फाइनेंस बोले तो किसका? और प्राइवेट फाइनेंस किसका? इंडिविजुअल का, हाउस होल्ड का, बिजनेस फर्म्स का। ये प्राइवेट है क्योंकि ये अलग है, इंडिविजुअल का है, ये सरकार का है। अंडरस्टूड? पब्लिक फाइनेंस इज गवर्नमेंट्स फाइनेंस एंड प्राइवेट फाइनेंस इज इंडिविजुअल्स फाइनेंस। याद रहेगा? देन गवर्नमेंट एडजस्ट द इनकम अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन डिफरेंट सेगमेंट्स। अलग अलग सेगमेंट्स पे जो भी खर्चा होने वाला है सरकार उसको एडजस्ट करती है अपनी इनकम के हिसाब से। जो उसके पास आमदनी है उसके हिसाब से वो खर्चा एडजस्ट कर लेती है। लेकिन प्राइवेट वाला जो होता है एडजस्ट करता है अपने खर्चे को एज पर देयर इनकम। दोनों में फर्क क्या है? देखो, यहाँ पे इनकम को एडजस्ट कर रहे हैं और यहाँ पे खर्चे को एडजस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे इनकम कि और कहां से इनकम आएगा, क्योंकि रोड तो मेरे को बनाना ही है ना, सरकार को रोड बनाना है, ब्रिज बनाना है, बहुत सारे डेवलपमेंट के काम करने हैं और उसके लिए उसको स्पेंड तो करना ही पड़ेगा, तो उसको इनकम बढ़ानी पड़ेगी सरकार को। तो सरकार क्या करेगी? एडजस्ट करेगी अपने इनकम को, एडजस्ट करेगी अपने। लेकिन प्राइवेट वाला देखेगा अपना प्रॉफिट, और प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं ये देखने के बाद वो अपने खर्चे को एडजस्ट करेगा। अगर पुकट में एक्स्ट्रा कहीं पैसा लग रहा है तो वो सोचेगा कि नहीं ये खर्चा नहीं होना चाहिए, उसको रोक लूं, उसको कम करूं। सो ही विल ऑलवेज एडजस्ट द स्पेंडिंग एज पर द इनकम, एज पर द इनकम, एज पर द। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये काय के लिए होता है? टू प्रोमोट सोशल वेलफेयर। ये सरकारी है ना, तो सरकारी फाइनेंस किसके लिए? समाज के लिए है, सोशल वेलफेयर के लिए। और दूसरी तरफ ये प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए। प्राइवेट तो चाहेगा क्या? प्रॉफिट बढ़े, तो ही वांट्स टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट, मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट। यहाँ पे सोशल वेलफेयर, यहाँ पे प्रॉफिट, सोशल वेलफेयर, यहाँ पे प्रॉफिट, सोशल वेलफेयर। याद रहेगा क्या? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। द गवर्नमेंट प्रेफर्स अ डेफिसिट बजट। डेफिसिट बजट का मतलब क्या होता है? जहां पे इनकम कम और खर्चा ज्यादा होता है। इनकम कम और खर्चा ज्यादा, इनकम कम और खर्चा, उस बजट को बोलते हैं डेफिसिट बजट। दूसरी तरफ एन इंडिविजुअल अटेम्प्ट्स टू मेंटेन अ सरप्लस बजट, जहां इनकम ज्यादा हो और एक्सपेंस। तो ये भी ऑपोजिट है दोनों का डिस्टिंग्विश, कि ये ऐसा बजट चुनते हैं जहां डेफिसिट हो और ये ऐसा बजट चुनते हैं जहां सरप्लस। ट्रांजैक्शंस आर ओपन एंड नोन टू ऑल। सरकार को सब कुछ पारदर्शिता से, ट्रांसपेरेंसी से ओपनली करना पड़ता है। लेकिन दूसरी तरफ ट्रांजैक्शंस आर केप्ट सीक्रेट, ट्रांजैक्शंस आर केप्ट सीक्रेट, ट्रांजैक्शंस आर केप्ट। अरे समझा क्या? पक्का? ये सारे पांचों के पांचों पॉइंट, कुछ डाउट है, कुछ कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है? तीन डिस्टिंग्विश। देखो, अगर मैं ये पेपर अटेम्प्ट कर रहा हूं और आप अगर ये पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, जरूरी नहीं है कि आप सारे मैक्रो के ही लिखो। आपको पूरे पांचों डिस्टिंग्विश में से बेस्ट और इजी चुनना होता है, क्योंकि वो चॉइस ही सबसे ज्यादा मैटर करती है। एग्जाम के अंदर आपके पास 1-1.5 घंटा नहीं है सोचने के लिए। आपको फ्लिक ऑफ अ सेकेंड में, 2 मिनट, 3 मिनट में डिसाइड करना है कि 5 में से मेरा बेस्ट किस में लिख सकता हूं। 3-3 पॉइंट अगर सब में लिखना है तो किस में मैं 3-3 पॉइंट अच्छे से लिख पाऊं। तो यहाँ पे 3 थे, आगे क्या है देखना चाहिए पहले, और फिर ही अपने को डिसाइड करना चाहिए कौन से 3 लिखूंगा। तो यहाँ पर एक डिस्टिंग्विश आता है, रिलेटिवली इलास्टिक एंड रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। ये हमारा 3B का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चैप्टर का डिस्टिंग्विश है, जहां 5 टाइप्स अपन ने इलास्टिसिटी के किए थे, और वो 5 टाइप्स में से 2 है यहाँ पे। अगर आप देखोगे ध्यान से तो रिलेटिवली इलास्टिक के बारे में वो कुछ खास चीजें बोलता है। क्या बता रहा है वो? He says proportionate change in quantity demanded of a commodity is greater than proportionate change in its price. तो उसको बोलते हैं रिलेटिवली इलास्टिक। अगर आपको आंसर याद है तो मैंने याद करवाया था, थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम, थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम, थोड़ा ज्यादा। तो थोड़ा ज्यादा क्या है? ये ED इज ग्रेटर देन 1, मतलब ये थोड़ा ज्यादा है, और ED इज लेस देन 1, मतलब ये थोड़ा कम है। थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम, थोड़ा ज्यादा। याद रहेगा क्या? देखो दूसरा पॉइंट कितना प्यार से सिर्फ सिंबल लिख के ही बना दिया है।
और इकोनॉमिक्स में ऐसे ही डिस्टिंग्विश होते हैं, एक लाइन के, दो लाइन के, हर पॉइंट में। नेक्स्ट देखो क्या किया उसने, इट रिप्रेजेंट सिंबॉलिकली, वंस अगेन वही चीज को सिंप्लीफाई किया। द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज फ्लैटर, द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज फ्लैटर and the slope of demand curve is steeper. Slope of demand curve is flatter, steeper, flatter, steeper, flatter. Flatter किस में है? Relatively elastic में. Inelastic में कैसा है? Steeper. इसके अलावा generally luxury goods have relatively elastic demand. Luxury goods कैसे हैं? Relatively elastic हैं. Luxury goods कैसे है डिमांड उनका? Relatively, तो याद क्या रखना है आपको? लग्जरी गुड्स। क्या याद रखोगे? इस तरफ क्या याद रखोगे? गुड्स जो नेसेसरी होते हैं उनका डिमांड इनइलास्टिक होता है रिलेटिवली। जैसे नमक की जरूरत पड़ने ही वाली है तो रिलेटिवली इनइलास्टिक है, ज्यादा नहीं बदलती है, थोड़ा कम ही बदलती है। समझ में आया? तो ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में यहां पर आपको एग्जाम्पल के रूप में लिखना है। एकदम इजी डिस्टिंग्विश है। पांचों में से ये वाला अगर आपको आता है तो ये चुनना चाहिए। इसके अंदर आप अच्छे से सारे पॉइंट्स लिख पाएंगे, डायग्राम भी बना पाएंगे और मार्क्स मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगी। आखिरी वाले पे जाते हैं। द लास्ट वन इज द सुपर डुपर फेमस, द वेरी इजी वन, और ये कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। डिजायर एंड डिमांड, डिजायर एंड डिजायर एंड मोस्ट फेमस, और कई बार आ चुका है बोर्ड एग्जाम में। तो इसमें आपको कम से कम 4 पॉइंट लिखना है, क्योंकि चेक करने वाला भी देखता है कि इसने ये लिखा है ना, देखते इसको आता कितना है। तो पटेली में यहां कम पॉइंट नहीं लिखने का, यहां पे आपको मैक्सिमम पॉइंट्स लिखना ही। ओके, चलिए तो सबसे पहले डिजायर और डिमांड में मीनिंग आप लिखेंगे। मीनिंग आप लिखेंगे। सबसे पहला मीनिंग क्या है? डिजायर मीन्स एन अर्ज टू हैव समथिंग। इसके अलावा डिमांड क्या है? डिजायर बैक्ड बाय विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे, विलिंगनेस एंड। इसके अलावा देयर इज नो रिलेशन बिटवीन डिजायर एंड, डिजायर और प्राइस के बीच में कोई रिश्ता, लेकिन डिमांड और इसका कैसा रिश्ता है? इनवर्स रिलेशनशिप। प्राइस नीचे, डिमांड ऊपर, प्राइस नीचे, अरे प्राइस नीचे, प्राइस ऊपर, डिमांड नीचे, प्राइस ऊपर, याद है इनवर्स रिलेशन। देन रेफरेंस ऑफ टाइम एंड प्राइस इज नॉट नेसेसरी, क्योंकि इच्छा तो इच्छा होती है ना, आधी रात को भी हो सकती है, सुबह भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है इच्छा। किसी को पिकनिक जाने की इच्छा हो सकती है, किसी को घूमने की इच्छा हो सकती है, किसी को पढ़ाई करने की इच्छा हो सकती है, किसी को बीमारी की इच्छा हो सकती है। इच्छाएं अलग अलग होती है, तो उसमें टाइम और प्राइस का कोई लेना देना नहीं। लेकिन यहाँ पे रेफरेंस ऑफ टाइम एंड प्राइस इज नेसेसरी। रेफरेंस ऑफ टाइम एंड प्राइस इज, रेफरेंस ऑफ टाइम एंड प्राइस इज, रेफरेंस ऑफ टाइम एंड प्राइस इज। याद रहेगा क्या एवरीबॉडी? ये पूरा 3 ही पॉइंट यहाँ पे लिखा है। अब मैं सिंपल सा चौथा पॉइंट आपको बोलूंगा। The fourth point is our example. बहुत सारे लोगों ने एग्जाम्पल लिखे भी है, आपने भी डिस्टिंग्विश के अंदर, आपको भी प्रीलिम्स वगैरह में आया होगा, आपने लिखा होगा। डिजायर के अंदर अ बेगर डिजायर्स टू हैव अ BMW कार, ठीक है, समझ में आया? और यहाँ पे अ रिच पर्सन हैज मनी एंड डिमांड्स अ मर्सिडीज कार, और परचेजेस और बाइज अ मर्सिडीज। समझ में आया? दोनों एग्जाम्पल समझा। इसके पास पैसा था तो इसने डिमांड किया रिच पर्सन, और यहाँ पे बेगर था तो उसने खाली सपना देखा कि मेरे पास कार। डंडा इतने डिस्टिंग्विश थे दोस्तों, टोटल 5 डिस्टिंग्विश थे। अब मेरा सवाल आप लोगों से कि ये 5 अगर आपको एग्जाम में आते हैं तो कौन से 5 में से आप 3 लिखेंगे? सी माय सिंपल चॉइस विल बी मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, डिजायर एंड डिमांड, रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक। ये सबसे बेस्ट इन 5 में से थे। आपको भी ये 3 लिखने चाहिए। मगर अगर आपको लगता है ऐसा कि नहीं मैं तो बाकी के भी अच्छे से लिख सकता हूँ, उसमें से कोई लिखूंगा, तो इट इज योर चॉइस, बट बी वेरी स्पेसिफिक व्हाइल राइटिंग। प्रॉपरली अच्छे से लिखने का
फिर ही आप 3 से 4 पॉइंट उसके बारे में लिख सकते हो कि नहीं, ये डिसाइड कर। ओके, तो फर्स्ट रीड, प्रैक्टिस रिपीटेडली। हम ऐसे ही लगातार आपके लिए अलग अलग क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे।